अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एग्जामिनिंग चिल्ड्रन बुक्स फॉर सेक्सिज्म एंड रेसिज्म के आखिरी चंद और बहुत ही अहम पॉइंट को गो थ्रू करेंगे। और ये पॉइंट हमें किसने बताए हैं? काउंसिल ऑन इंटर रेशियल बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड प्रोजेक्ट SEE की तरफ से हैं, और ये कैलिफोर्निया स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने पब्लिश किए हैं। हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं कि दुनिया के माशरों की शक्लें एक ही जैसी होती हैं। हर माशरे में, हर मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ फ़िक्र के लोग रहते हैं, माइनॉरिटीज़ होती हैं, कुछ डोमिनेंट ग्रुप होते हैं, अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, और इसी तरीके से हमारी सोसाइटी भी बिल्कुल ऐसे ही है। हमें इसलिए इन चीज़ों को पढ़ना है ताकि जो हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है, चाहे वो हमारे मुल्क का है, चाहे वो इंटरनेशनल है, हम उसमें ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट आइडेंटिफाई कर सकें और इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके अपने बच्चों को भी बता सकें ताकि वो इन चीज़ों को इंटरनलाइज ना कर लें और इस जो रेशियल, एथनिसिटी और सेक्सुअल जो डिफरेंसेस हैं वो बच्चों के जहन में बैठ ना जाएं और वो इसे हकीकत समझ के कबूल ना कर लें और उसके बाद माशरे में एज इट इज़ उसे प्रैक्टिस ना करने लग जाएं। तो हमारे पास जो अगला पॉइंट आ रहा है वो है एग्जामिन द ऑथर्स ओपिनियन। जो कोई भी कहानी हमारे सामने आती है, डेफिनेटली हर ऑथर जो है उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, उसका एक कल्चरल बैकग्राउंड होता है, उसका एक मजहबी अकीदा होता है, उसकी पसंद नापसंद होती है और उसका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और वो कहानी हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ही लिखता है। तो जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, उसकी जो बैकग्राउंड थ्योरी है जिस पे वो यकीन करता है, जिस फ़लसफ़े पे, या उसका रुझान है किस तरफ, लाइक और डिसलाइक किस तरफ है। मिसाल के तौर पे इन्होंने US की लिटरेचर की एग्जांपल दी है कि एक ज़माने में ज़्यादातर बच्चों के लिए कहानी लिखने वाले ऑथर्स मिडिल क्लास कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इसीलिए मोस्टली कहानियाँ जो हमें US बेस्ड मिलती हैं वो मिडिल क्लास सिनेरियो के ऊपर ही मिलती हैं, जिसके अंदर लो मिडिल क्लास या दूसरी क्लास को रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता। उसके अलावा हम क्या एग्जामिन कर सकते हैं? हम ये एग्जामिन कर सकते हैं कि जो हमारा ऑथर है, लिखने वाला, वो फेमिनिस्ट है या पेट्रियार्कल सोसाइटी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और हम ये देखते हैं कि उसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उसको रिकग्नाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है जब ओपिनियन दिए जा रहे हैं। बी अवेयर ऑफ लोडेड वर्ड्स, ये अगला पॉइंट है। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी वर्ड्स जिसमें आपकी ओवरटोन्स हों और वो एग्रेसिव हों और वो स्पेसिफिक हों और वो ऑफेंसिव हों, तो उसको हम कहते हैं दे आर ओवरलोडेड वर्ड्स। ये लोडेड वर्ड्स क्या हैं? इनको हम देख सकते हैं टिपिकली मोस्टली हम एडजेक्टिव की फॉर्म में हमारे सामने ये आ रहे होते हैं। अब क्योंकि अंग्रेज़ी में है तो मैं इसको अंग्रेज़ी में आपके सामने बता देती हूँ। प्रिमिटिव, कनिंग, लेथार्जिक, डिसीटफुल और बैकवर्ड, ये वो एडजेक्टिव हैं जो कई दफ़ा कम्युनिटीज़ के लिए, सोसाइटीज़ के लिए, एथनिक ग्रुप के लिए, गरीबों के लिए या स्पेसिफिक जेंडर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये लोडेड और ऑफेंसिव वर्ड्स हो सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हमें ढूंढना है कि जो हमारे यहाँ मस्कुलिन प्रोनाउंसिएशन के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या हैं, जो जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और फिर हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो हमें स्टडीज़ ने बताई हैं कि कुछ वर्ड्स को हम किस तरीके से जेंडर न्यूट्रल कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर फादर्स की जगह एंसेस्टर्स का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। चेयरपर्सन की जगह चेयरपर्सन यूज़ कर सकते हैं चेयरमैन की जगह। उसके अलावा कम्युनिटी को हम रिप्लेस कर सकते हैं ब्रदरहुड से, और ह्यूमन फैमिली को द फैमिली ऑफ द मैन को रिप्लेस किया जा सकता है कि ये इट्स अ ह्यूमन फैमिली, एंड दैट इज़ ऑल। इसके अंदर हमारे पास जेंडर स्पेसिफिक वोकैबुलरी नहीं आती, या कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिसमें पता चलता है कि ये रोल दोनों जेंडर जो हैं वो इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेंट हैं। कॉपीराइट डेट हमें क्यों देखनी चाहिए? कॉपीराइट डेट हमें स्पेशली तब देखनी पड़ती है जब आप किसी ऐसे मुल्क का लिटरेचर पढ़ रहे हैं जहाँ पे बहुत सी ह्यूमन राइट कंपेन्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, और ह्यूमन राइट कंपेन्स के बाद वो लिटरेचर लिखा गया और कुछ लिटरेचर ह्यूमन राइट कंपेन से पहले लिखा गया। तो हमें पता चलता है कि आखिर पहले ही अवेयरनेस क्यों नहीं थी और बाद में ये अवेयरनेस कैसे आ गई। तो जैसे कि हमारे पास US की एग्जांपल है कि 1970 से पहले तक जितना लिटरेचर लिखा जाता था उसके अंदर आपका मल्टी रेशियल सोसाइटी जो थी उसकी वो एक्सेप्टेंस नहीं थी। और उसके बाद 1970s के बाद और उसी दौरान पे जब उनकी मूवमेंट चल रही थी तो बहुत सा ऐसा लिटरेचर सामने आया जो मुख्तलिफ रेसेस के लोगों ने लिखना शुरू किया, बच्चों के लिए अपने कल्चर को बताना शुरू किया, अपनी आइडेंटिटी को सामने वो लेकर आए। तो इसलिए हमें कॉपीराइट डेट से भी अंदाज़ा होता है कि आखिर ये लिटरेचर पहले डिफरेंट क्यों था और बाद में इसमें इतना रेडिकल और इंटरेस्टिंग चेंज कैसे आया। हमें क्या एग्जामिन करना चाहिए? हमें लिटरेसी हिस्ट्री और कल्चर को भी एग्जामिन करना चाहिए। देखना चाहिए कि लिटरेसी हिस्ट्री और कल्चर का पर्सपेक्टिव लेके जब लिखा जाता है तो कहानियाँ कैसी हो जाती हैं। फोक टेल्स हमारे सामने,
फोक टेल्स के अभी हम मज़ीद इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे और ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे इसमें बहुत पुराने ज़माने का ज़िक्र किया जाता है और इसमें इस किस्म का कल्चर दिखाया जाता है, ट्रेडिशन दिखाई जाती है जो आज के दौर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब हम फोक टेल्स को आज के ज़माने और स्टैंडर्ड के मुताबिक जज करते हैं तो इसके अंदर बहुत सी इंटरेस्टिंग किस्म के हमें फ़ीचर्स नज़र आते हैं, क्रिटिकल फ़ीचर्स नज़र आते हैं जो मे बी उस ज़माने के ट्रेडिशन में मौजूद ना हो।